हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के वॉल्यूम 6 को लेकर आया हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल से बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आ गए होंगे, आपने एक्सरसाइज को प्रॉपर कर लिया होगा। आज मैं डिटरमिनेंट्स के बारे में आपको ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा से इसी में 4 मार्क्स में आता है। तो ये आपके 4 मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे। स्टडी अगर जितनी डीपली होगी और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने इसमें रह गए हैं, आपके लिए छोड़ दिए हैं होमवर्क के लिए। तो वो आप खुद करके देखिएगा। और जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं मैंने खुद सॉल्व किए हैं, उनकी मेन चीज़ है कि प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करते हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीख जाएंगे, आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं इस वीडियो को। यस स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इन्वर्स निकालना सीखा था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपने किए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। अब इसके आगे है डिटरमिनेंट। हालांकि ये भी एक मैथमेटिक्स इसका मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स का ही पार्ट है। और पहले हमने मैट्रिसेस पढ़ा, उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिसेस पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिटरमिनेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो डिटरमिनेंट, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए of order n associated a number real or complex called determinant of square matrix A। डिटर्मिनेंट्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो नंबर हैं वो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसे इसे डिनोट करते हैं? ये है, इट इज़ डिनोटेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए ये एक सिंबल का नाम है। मॉड ऑफ ए इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, या हम इसको बोल सकते हैं DET, डिटर्मिनेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डेल्टा कुछ बुक्स में इसको कैपिटल D भी ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये इसके सिंबल हैं। अब कैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे कन्वर्ट होती है, देखने वाली बात है कैसे कन्वर्ट होती है। नाउ take one example, this is the matrix of square matrix 2 into 2 order, यानी order 2। clear? तो this matrix convert to the determinant। now this is written as determinant of A, this is mod A, means determinant of A is also equal to, मैंने फिर लिख दिया det of A, यानी determinant of A। ये लिख लो या ये लिख लो या ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। Now this is written as, ये box form is convert to a straight line and elements are same, 1 A B C D। बस ये जो है लिखने का तरीका है, this is the matrix और this is the determinant। ये डिटर्मिनेंट लाइंस को अगर आप स्ट्रेट कर देंगे तब ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी डिटर्मिनेंट में, और सारी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गई। इट इज़ रिटन एज, दिस इज़ द मॉड ऑफ ए, मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। दिस इज़ द सिंबल। क्लियर? डेट ए, इट इज़ ऑल्सो सिंबल, डेल्टा इज ऑल्सो एंड कैपिटल डी। तो दिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कन्वर्ट टू दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डिफाइन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? देखिए यहाँ मेंशन भी है, फॉर मैट्रिक्स ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इट इज क्लियर? दिस इज द सिंबल रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बीच में हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ मॉड का मतलब है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। मैंने पहले ही बोल दिया है,
ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, बाकी कोई और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं बन सकती, कन्वर्ट नहीं हो सकती, केवल डिटर्मिनेंट हो सकती, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो स्क्वायर कैसे हो सकता है? 1 इंटू 1। अब 1 बाई 1 नहीं बोलेंगे, अब डिटर्मिनेंट्स में बोलेंगे केवल 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर मतलब 2 बाई 2, 3 ऑर्डर मतलब 3 बाई 3। आपके सिलेबस में यहीं तक 3 बाई 3 तक है और हायर क्लास में आप इससे आगे के ऑर्डर्स की स्टडी करेंगे। तो केवल हमें 3 बाई 3 तक डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करनी है, 1 बाई 1, 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3। क्लियर? अब आता है कि 1 बाई 1 यानी कि ऑर्डर 1, इसको हम बोलते हैं 1 बाई 1 को अब हम यहाँ बोलेंगे ऑर्डर 1। 1 का मतलब क्या है? 1 बाई 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर। क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये देखिए ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 बाई 1 यानी ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 है, 1 बाई 1 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही गई। अब स्क्वायर फॉर्म है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट किया, इसको हमने ये सिंबल में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हुआ, ये डिटर्मिनेंट बना और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ये सारी चीज़ हट जाएंगे। एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट बन के पहले तो ये आएगा ये। अब इसका आंसर हो गया ये। पहले ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हुई, ये डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट बनने के बाद इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करते हैं जब सिंगल ऑर्डर यानी ऑर्डर 1 की कोई मैट्रिक्स होती है, जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो अंदर का एलिमेंट एज इट इज़ आ जाता है, अंदर का एलिमेंट एज इट इज़ आ जाता है। जैसे एक सेकंड एग्जांपल देखिए, ए ये मैट्रिक्स है 1 बाई 1 ऑर्डर यानी ऑर्डर 1, इसका एक एलिमेंट है -5 और जब हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया? ये सिंबॉलिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ और सिंबॉलिक फॉर्म से इसकी जो वैल्यू आई अंदर का एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा और ये एज इट इज़ हमारा आ भी गया। तो क्या था? -5 और एलिमेंट हो गया -5, ये वैल्यू हो गई। दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर? ऐसा नहीं है कि -5 को हम +5 करते हैं, यानी इसको भी हम अगर प्रॉपर थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा के, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करके हम ऐसे लिखें -5। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? डायरेक्ट एलिमेंट जो लिखा है वो बाहर आ जाएगा और यही इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये क्लियर हो गया होगा कि 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 जैसे हमने 1 बाई 1 को लिया था, हम ऑर्डर 2 को लेते हैं। देखिए, तो ये देखिए एक मैंने मैट्रिक्स ली है, पहले मैंने मैट्रिक्स बनाया, तो ये हो गया A11, A12, A21, A22, ये ऑर्डर 2। अब 2 बाई 2 हम डिटर्मिनेंट्स में जनरली नहीं बोलते हैं, तो हम सीधे बोलते हैं ऑर्डर 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो दोनों ही 2 बाई 2 होगा, तो इसे सिंपली ऑर्डर 2 बोलेंगे। तो हमने ये एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है, इसको पहले कन्वर्ट किया डिटर्मिनेंट में। अभी हम कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, आगे हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखा करेंगे। तो ये मैंने ये इसको यूँ लगा दिया, तो ये कन्वर्ट हो गई, सिंबल कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स का सिंबल कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में, और डिटर्मिनेंट कैसे हो गई? मैट्रिक्स ये कन्वर्ट हो गई डिटर्मिनेंट में। A11 एलिमेंट्स वहीं रहेंगे, उसी पोजीशन पे रहेंगे, बस ये स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप ऊपर से नीचे अप टू डाउन एक एरो लगा लीजिए, ये मैंने रेड कलर से लगाया है, और एक एरो लगा लीजिए डाउन टू अप। फर्स्ट अप टू डाउन और सेकंड डाउन टू अप। अब इसको ऐसे पढ़िए, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन, अप इनटू डाउन माइनस डाउन टू अप, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन लगाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस कर दीजिए। तो देखिए A11 इंटू A22, ये इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12,
किसी को आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A21 इंटू A12, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल सिंपल। स्पीडली याद करिए। पहले मैंने आपको थोड़ा स्लो उसमें बताया था कि इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इस पर थोड़ा सा मैं स्पीडली वर्क कर रहा हूँ और मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको पर्टिकुलर एग्जांपल में कन्वर्ट किया है, ध्यान से देखिए। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 4 -1 2, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही ऊपर वाला मेथड। हमने पहले इसको कन्वर्ट किया डिटर्मिनेंट में, और ये हो गया 2 4 -1 2। तो देखिए दिस इंटू दिस, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4। एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, ये मैंने माइनस लगा दिया अपनी तरफ से। -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, ये माइनस तो अपनी तरफ से फार्मूले में ही आता है जैसे मैंने ऊपर लगाया है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे भी इनके साइन होंगे वो वैसे ही रहेंगे। तो -1 इंटू 4, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू 4 -4 इंटू माइनस, तो ये प्लस हो गया 4 + 4 8, दिस इज 8। देखिए क्लियर हो गया। तो 2 जो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब तो क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स पर। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। एक बार इसको फिर देख लीजिए, अगर कहीं कुछ चीज़ फ्रेम में नहीं आ पाया हो तो आप दोबारा से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए अब आया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? तो यहाँ मैंने देखिए डायरेक्ट मैंने डिटर्मिनेंट्स को बना लिया है। ये जो रहा होगा किसी ऑर्डर 3 मैट्रिक्स रही होगी, उसको मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया किसमें? डिटर्मिनेंट में। अब एलिमेंट्स वही रहेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, यही थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसको सीरियसली देखिए, ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज C1 C2 C3। तो ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ। आप तो स्ट्रिप टाइप की कुछ बना लीजिए। मैं यहाँ 2 पेन ले लेता हूँ। देखिए ये 2, एक पेंसिल एक पेन ले लेता हूँ। आप कोई 2 स्ट्रिप बना सकते हैं, और वो स्ट्रिप कैसे रखेंगे अभी आप देखिए। सबसे पहले हम जो है R1 के अकॉर्डिंग अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एनी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। तो फर्स्ट भी एक्सपेंड बाई R1। तो जनरली R1 से ही एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं, और उसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ आपको बेनिफिशियल रहेगा, किसके अकॉर्डिंग करने से, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व करते कैसे। मैं R1 को ही अभी ले रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, आगे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट देखिए A11। ठीक है, A11, तो ये A11 है। अब यहाँ पर आप ये फार्मूला देखिए, -1 टू द पावर I + j इंटू A11 -1 की पावर मैंने क्या करा, I पे यहाँ पर पोजीशन है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 कर दिया। ठीक है, 1 + 1 कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ऐसे रखना है, A11 को हाइड कर दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी
आपका कॉलम है उसको आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका हॉरिजेंटल वाली लाइन को भी हाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी A11 जहाँ आ रहा है उसकी हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इनको हाइड कर दीजिए। पहले लिखिए -1 की पावर ये इंडिसेस और ये पूरा एलिमेंट A11, ये मैंने दोनों लिख दिया। अब इनके करिस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी R1 को हाइड कर दो और C1 को हाइड कर दीजिए, क्योंकि ये इसी हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ही ये A11 आ रहा है। जब हमने इसको हाइड किया, पहले इसको हमने ये हटा दिया, रख दिया, इसको ढक दिया। आप 2 स्ट्रिप बना लीजिएगा और उससे अब मैंने दूसरा ये ढक दिया। अब आप देखिए कि क्या हमको दिख रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें 2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट दिख रही है 2 ऑर्डर की, A22 A23 और A32 A33। क्लियरली दिख रहा है? देखिए मैं ये बताता हूँ, A22 A23 A32 A33, क्लियर दिख रहा है। अब आपको ये 2 × 2 ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया, यानी ऑर्डर 2 को मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम थोड़ा आगे से कर सकते हैं। कर दिया, लिख लिया, क्लियर, गुड। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट हमारा रोमन में आया A12, फिर वही वर्क करते हैं, प्लस -1 की पावर हमने ये इंडिसेस लगा दिए A1 + 2 1 + 2। अब क्या है, A12 एलिमेंट है A12। अब A12 जिस हॉरिजेंटल रो में आ रहा है और जिस वर्टिकल में आ रहा है उसको छुपा दीजिए, छुपा दिया भाई। अब यहाँ क्या बचा, A21 A31 A23 A33, देखो ये लिख दिया मैंने, क्लियर है। सिमिलरली आगे आ जाइए, A13, देखो A13, यहाँ तो हमने ये छुपा है और ये छुपा है, A13 यानी -1 की पावर 1 + 3 और A13। अब A13 में देखिए, ये तो हॉरिजेंटल लाइन तो ये रहेगी, ये वर्टिकल लाइन हमारी ये आ गई। अब कौन से एलिमेंट्स बचे हमारे पास, ये 4। देखिए मैं उंगली से दिखा देता हूँ, ये तो ये क्या आ गया, A21 A22 A31 A32। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट जो आ रहे हैं उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को हाइड कर देना है, और जो बचा है उसको ऐसे लिख लीजिए 2x2 ऑर्डर में। अब 2x2 ऑर्डर आपको सॉल्व करना आता है, पीछे आपने सॉल्व किया है। तो देखिए, अगर -1 की पावर अगर इवन होगा तो हमेशा प्लस होगा। यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर अगर 2 हो गया तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर साइन प्लस का ही रहेगा और A11 अपनी जगह रहा। अब 2x2 डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए A22 × A33, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ -1 की पावर है 1 + 2 3, जो कि ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो A12 फिर आया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। अब आया -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया -1 की पावर, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया तो A13। फिर आया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 2x2 ऑर्डर में हम निकालें। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है, वही आपका आंसर है, वही डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई किसकी, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की। जो ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है उसकी ये डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई। क्लियर? हो सकता है कभी आपको मैट्रिक्स दिया हो तो आप उसे कन्वर्ट करिए डिटरमिनेंट में, और हो सकता है आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट दिया हो और डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी हो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते एक एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये डेल्टा ले लिया मैंने यहाँ सिंबल, इसलिए क्योंकि हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, आपको मेमोराइज हो जाए। तो डेल्टा इज इक्वल टू एक दिया है डिटरमिनेंट, मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख लिया है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0।
ठीक है। अब मैं R1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आया 1, तो 1। अब देखिए जो हम वर्क हमने यहाँ किया था ये थोड़ा सा आपको लेंथी हो सकता है, लेकिन हमने आपको मेथड बता दिया कि ये क्या मेथड है। अगर हम इसको शॉर्ट में करें तो क्या करिएगा कि R1 के ऊपर प्लस से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस प्लस छोटे सा लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो आपकी ये प्रॉब्लम जो ऊपर है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ये वाली जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा था, तो क्या करें हम, देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। स्टार्टिंग हमेशा प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस। इनके साइन कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यही आए थे, देखो ये वाला प्लस आया था, ये चीज़ प्लस आई थी, ये चीज़ माइनस आई थी, और इसके बाद वाली क्या आई थी, ये प्लस आई थी। तो देखिए हमने ऊपर लगा दिया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमने इसको हाइड किया, 1 को हाइड किया, इसको छुपाइए। देखिए आप 2 स्ट्रिप बना लीजिए, इसको मैंने छुपाया और इसको छुपा दिया, देख लीजिए, इसको छुपाया और इसको छुपा दिया। जिसको छुपाया वो नंबर यहाँ लिख लीजिए, 1 को छुपाया, हाइड कर दिया। जब इसको यूँ और यूँ छुपाया तो 3 इंटू 0 0, और 1 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 आ गया ब्रैकेट में, क्लियर। नेक्स्ट आया 2, ऊपर माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, और ये आ गया 2। अगर 2 माइनस का होता तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, क्लियर। तो 2 आया। अब 2 देखो किस हॉरिजेंटल लाइन में आ रहा है और किस वर्टिकल लाइन में आ रहा है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल तो लगभग फिक्स रहेगी, ये आ गया। ये दोनों हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए और हॉरिजेंटल को हाइड कर दीजिए। ये अब आया -1 4 0 0, इसको भी आप मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 0, दिस इज 0, -4 इंटू 0, दिस इज आल्सो 0। तो 2 0 माइनस 0, ये 0 हो गया। अब आया थर्ड नंबर एलिमेंट 4 हमने यहाँ लिख लिया, क्लियर, +4 लिख लिया। अब इस 4 को हॉरिजेंटल और वर्टिकल हाइड कर दीजिए, मैंने हाइड कर दिया। अब आया -1 इंटू 1, दिस इज -1, 4 इंटू 3, -4 इंटू 3 12 होता है, और एक माइनस हमारा ऑलरेडी आता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ गया। ये 0 ये 0, ये हो गया -12 -1 -13 इंटू 4 -52। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर हो गया, वहीं तक आपके सिलेबस में है। और आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.1, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है और इजी है, देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1 2 4 2, ये ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन शो डैट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। कहते हैं पहले आप मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, वो वही आएगी, या हम पहले डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल लें फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी पहले हमें जो मैट्रिक्स दी है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। वो इक्वल आएगी कि पहले हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लें फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2a निकाला है, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा। अभी मैट्रिक्स ही है, डिटरमिनेंट तब बनेगा जब इस फॉर्म में आएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि हर एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 8 2 यहाँ हो गया। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तब हमने इसको कन्वर्ट किया डिटरमिनेंट में।
डिटर्मिनेंट में देखिए कन्वर्ट किया, इस पे मॉड आ गया और ये सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गई लाइन। जैसे ये बना तो हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो गई, तो ये हो गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 4 जा 8 माइनस 8 इंटू 4 32, और इसको सॉल्व कर लिया -24 आ गया। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाली, तो ये तो हो गया ये सिंबल, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8 2 माइनस 8, मैंने यहाँ निकाल दिया डायरेक्ट। 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 8, ये आया -6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू -6 कितना हुआ, -24। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ऐसे ही ये हमारे पास ऑर्डर 3 का हो तो हम उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। इससे एक देखिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इससे क्या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट को आप लर्न कर लीजिए, ये आगे यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए वो रिजल्ट क्या आया, देखिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ये कि अगर हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, वो इक्वल होगा उस स्केलर की पावर n मैं बताऊंगा n क्या है, जिस ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट है। अगर 2 ऑर्डर की है तो केवल n 2 लिखा जाएगा, 3 ऑर्डर की है तो n केवल 3 लिखा जाएगा। तो k टू दी पावर n मॉड ऑफ a यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। क्लियर? तो हमने इससे पहले भी वही निकाला था, आप एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या करा था। क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया था कि ये 2 है और यहाँ 4 हुआ, तो ये 2 की पावर 2 ही तो हो गया, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और किस ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो ये क्या हो गया, n इजिकल टू 2 हो गया, n इजिकल टू 2 हो गया। अगर ये 3 ऑर्डर का होता है तो यहाँ पर 8 आ जाता, अगर ये 3 ऑर्डर का होता तो यहाँ 8 आता। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फार्मूला आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ जाते हैं, ध्यान से देखिए। अब कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालो। जब मैट्रिक्स के इक्वल होती थी तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट करिस्पॉन्डिंग के इक्वल होता था, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। यहाँ क्या होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 2/2 को। कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे आपको बताया था कि दिस इंटू दिस x इंटू एक्स स्क्वायर, 18 इंटू 2 36 माइनस 36, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये 36 हो गया। अब राइट हैंड साइड को देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो लेफ्ट और राइट दोनों ये इक्वेशन फॉर्म है, इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू 6 36, 18 इंटू 2 36, ये 36 कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36, तो x इज इक्वल टू हो गया +-6, x इज इक्वल टू हो गया +-6। तो देखिए ऑप्शन, ये MCQ का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, x नेगेटिव भी हो सकता है और x पॉजिटिव भी हो सकता है, तो B ऑप्शन इसका ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बाकी ऐसा कुछ नहीं था, ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करिए और आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की स्टडी करना ज़रूरी है, और डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, अक्सर 4 मार्क्स में क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कहते हैं सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लें या उसके ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लें, दोनों सेम आएंगी। क्लियर? यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें या उसको ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें,
ट्रांसपोज आप जानते ही हैं, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो रो और कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दे तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। पीछे के आपने वीडियोस में ये पढ़ा होगा। उसके बाद सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक वगैरह वगैरह आपने पढ़े हैं। तो मैंने कहा ना कि अगर आप वीडियो पेशेंस के साथ ध्यान से आप देखेंगे तो आगे की भी वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, ये एक हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू है, एक ये हमारे पास डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ऑर्डर 3 का। तो डायरेक्ट हमने लिख लिया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करें तो मैंने कहा था प्लस माइनस प्लस लगा लीजिए। तो 2 कैसा, प्लस का 2 को ये छिपाइए, ये छिपाइए, 0 माइनस 20, 0 माइनस 20। अब 3 के ये यहाँ भी माइनस लगा, इसके ऊपर हम लगाते हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, 6 इंटू 7 माइनस 42 और माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 5 को हाइड करिए, इसको छुपाइए, 6 इंटू 5 30 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 28। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। आगे मैं इसी एग्जाम्पल का ही यूज़ करके बाकी प्रॉपर्टीज़ को बताऊँगा, तो इसको मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगा। इसका आप यही क्वेश्चन और यही इसका आंसर याद कर लीजिए एक तरीके से आगे के क्वेश्चंस के, आगे की प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो एक बार देख लीजिए गौर से, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल रहेगा और ये इसका आंसर रहेगा। हम आगे इसी को यूज़ करेंगे लेकिन बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिख दिया, डेट यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए या पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, दोनों आपके आंसर इक्वल आएंगे। अब देखिए मैंने ये डायरेक्ट निकाला तो माइनस 28 आया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में। देखिए कैसे करते हैं ट्रांसपोज, हॉरिजेंटली रीड करिए और वर्टिकली राइट करिए। तो हॉरिजेंटली रीड, वर्टिकली राइट। देखिए 2 माइनस 3 5, मैंने हॉरिजेंटली इसको रीड किया, वर्टिकली लिख दिया 2 माइनस 3 और 5 लिख दिया। सिमिलरली 604 604 15 माइनस 7 15 माइनस 7। क्लियर? अब क्या करें, इसको एक्सपेंड कर लीजिए जैसे ऊपर एक्सपेंड करा। क्या था, प्लस माइनस प्लस 2 को इसको हाइड कर दीजिए, ये हाइड कर दिया। 0 इंटू 7 0, 0 इंटू माइनस 7 0, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20। क्लियर? 6 के ऊपर माइनस लगा, माइनस 6, इसको हाइड करिए। माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस 21 प्लस 21, माइनस 5 इंटू 5 25। अब प्लस 1 को हाइड करिए, प्लस 1 लिखा उसको हाइड कर दीजिए। माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 और माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी क्या आया, माइनस 28 ही आया। कितना आया, माइनस 28 ही आया। देख लो भाई, क्लियर? ये क्या आया, माइनस 28 ही है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी सेकंड, थोड़ा जल्दी देखिए। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज, अगर हम किसी भी 2 पर्टिकुलर रोज और कॉलम, जो बात हम रोज के लिए बोल रहे हैं वही बात हम कॉलम के लिए भी बोल रहे हैं, तो 2 पर्टिकुलर रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, डिटरमिनेंट का साइन पहले से चेंज हो जाएगा। यानी न्यूमेरिक वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन साइन अपोजिट आएगा, साइन अपोजिट आएगा। अगर हम कोई भी 2 पर्टिकुलर रो या 2 पर्टिकुलर कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो केवल साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू वही रहेगी। ऐसे जैसे यहाँ पर आया माइनस 28, तो अगर हम इंटरचेंज करते इसकी 2 रो और कॉलम को आपस में तो आगे क्या आएगा, ये प्लस 28 आएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये ऑर्डर 3 के एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में हमने कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। वही एग्जाम्पल है जिसके लिए मैंने कहा था। इसका आंसर याद रखिए, बिल्कुल आंसर आपने याद रखा होगा, -28 आता है। इसको सॉल्व करते हैं, बार बार हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम 1। इससे ध्यान रखिए कि हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में इसको सॉल्व कर रखा है। अब क्या करें, हम चाहते हैं कि R2 इंटरचेंज हो जाए R3 में। R2 R3 की जगह चला जाए, R3 R2 की जगह चला जाए। तो R2 R3 थे का ये है, देखो इंटरचेंज हो गए। R1 तो अपनी जगह रहा, 2 -3 5। अब देखो 6 0 4 ऊपर था, तो 6 0 4 तो नीचे आ गया, और 1 5 -7 R3 पर था, तो ये हो गया 1 5 -7। चेंज हो गए चेंज, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब इंटरचेंज करने के बाद हम इसके डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 को हाइड करिए, 2 को लिखा, ऊपर लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस। 2 को हाइड करिए, 2 को हमने हाइड किया, अब ये हाइड किया और ये आया, तो 5 × 4 20 - 0 20 - 0 20 - 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो ये 3 हो गया। 3 इसको हाइड करिए, 1 × 4 4 माइनस एक साइन आता है, और -6 × 7 -42, माइनस और माइनस प्लस 42 हो गया। एक तो फार्मूले का माइनस और एक इन दोनों के प्रोडक्ट का माइनस, ये प्लस हो गया। 5 को हाइड करिए, और ये देखिए 1 × 0 दिस इज 0, -6 × 5 -30। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये क्या निकल के आया, +28। तो क्या चेंज हुआ, केवल माइनस, यानी कि साइन अपोजिट हो गया। तो हम किसी भी दो पर्टिकुलर रो या किसी दो पर्टिकुलर कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा पहले का, और जितनी बार चेंज करेंगे साइन अपोजिट हो। अगर एक बार और चेंज कर दे तो ये फिर माइनस आ जाएगा, फिर चेंज कर दे फिर माइनस एक बार और आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया है सिमिलरली इन कॉलम्स। अगर आप दो कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर देंगे तो भी यही आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थर्ड के। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट में दो पर्टिकुलर रो या दो पर्टिकुलर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम आ जाएं तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आगे हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसको हम डायरेक्टली 0 लिखेंगे। अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग लिया है क्योंकि उस एग्जाम्पल से काम नहीं होता। तो ये हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू हमने लिया 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3। अब आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये R1 है और ये R3 है। दोनों को अगर ढंग से पढ़िए तो दोनों में सेम एलिमेंट है, 3 2 3 3 2 3। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ और यहाँ सेम, ये यहाँ सेम, ये यहाँ सेम। यानी कहने का मतलब है कि R1 और R3 दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो इसकी अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, और चाहे ऐसा ही कॉलम में हो जाए। अगर कॉलम में भी ऐसा होता है तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू से 0 आएगी। तो आप देखिए, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, लेकिन आगे ऐसी कंडीशन में हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस प्लस लिख दिए, तो 3 इसको हाइड करिए, 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, ये तो 6 - 6 0 हो जाएगा। 2 के ऊपर माइनस है, -2। अब इसको देखिए, इसको हाइड करिए, इसको हाइड करिए, इसको हाइड, 2 3 जा 6 -9 6 -9। अब 3 को हाइड करिए, 3 2 2 जा 4 -6 4 -6, ये 0। इसको सॉल्व करिए, ये 6 -6, ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल में आते हैं, मैंने सॉल्व करके बता दिया 0 आएगा। और आपको आगे कभी सॉल्व नहीं करना है, जैसे ही आइडेंटिकल दिखाई दे जाए तुरंत लिख दीजिए
हेयर C1 C2 R1 R2 R2 R3 R आइडेंटिकल जो भी है उनको आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए मैंने लिखा भी है वट नॉट नीड टू एक्सपेंड, ये एक्सपेंड कहलाता है, एक्सपेंड करना कहलाता है ये। बट नॉट नीड टू एक्सपेंड डेट इज हियर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, तो क्या हो गया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई। और आगे मैंने देखा है डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली इन कॉलम। अगर ऐसे केस कॉलम में आ जाता है तो वो भी इसी रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ गेट्स मल्टीप्लाई बाई k। कहते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी भी रो में, और कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम में, ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट k, किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई k। तो इसकी जो वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू है, वो भी k से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। हमने ये एग्जाम्पल लिया था, इसको तो हमने परमानेंट एग्जाम्पल बना रखा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a 2 -3 5 6 0 4 1 5 -1 5 -7, और इसकी वैल्यू हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं कि -28 आती है, -28 आती है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। तो देखिए आगे हमने आगे हम यह है कि 4 -3 5, इसको हमने क्या करा, C1 टेंस टू 2C1, C1 वाले को, C1 यानी इस वाली रो को, प्रीवियस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ k हो गया 2, k हो गया 2, तो C1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो पहले था 2 6 1 था, तो अब हो गया 4 12 2। पहले 2 6 1 था, अब हो गया 4 12 2। क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ना हो, कि अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट्स में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, केवल कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम ही मल्टीप्लाई होगी जिसमें हमने ऑपरेशन लगाया होगा। यहाँ हमने C1 में ऑपरेशन लगाया है तो केवल C1 के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो C2 और C3 एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन में थे। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमने इसको एक्सपेंड किया। 4 को हाइड कर दीजिए, 0 -20 0 -20, माइनस और एक माइनस ऊपर लगा, ये प्लस हो गया, 3 हो गया, इसको हाइड करिए, इसको यूँ करिए, 12 × -7 -84, -2 × 4 -8, 5 को हाइड करिए, 5 लिख दिया, हाइड कर दिया, 12 × 5 60 -0, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये आया -56, -56, और पहले क्या आया था -28। किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो -28 का डबल कितना हुआ, -56। तो देखिए यानी कि पहले ही वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो गई 2 से, तो पहली वाली वैल्यू ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से हम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो वही पुरानी वाली वैल्यू ही उतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो वाई दिस प्रॉपर्टी, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। कहते हैं इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं
कि किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, यानी वो इसका मल्टीपल है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 निकालना चाहूँ, 2 कॉमन लेना चाहूँ C1 से, तो मैं यहाँ लिख दूँगा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1। तो यहाँ से 2 हर एक बाहर निकलेगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, वो 2 यहाँ आ जाएगा और बाद में आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट बाहर निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फिफ्थ है इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinants can be expressed as sum of 2 or more determinants। ये भी बड़ा मैजिक टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर दें, अभी बताऊँगा कैसे ब्रेक करते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम। फॉर एग्जांपल वही फिर आ गया हमारा जाना पहचाना एग्जांपल, ये है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब हम चाहते हैं कि पहली वाली रो R1 में हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी कैसे ही ब्रेक कर लीजिए। मैंने लिख लिया 2 को लिख लिया 1 + 1, -3 को लिख लिया -2 -1, दिस इज़ द -2 -1, और 5 को लिख दिया 3 + 2। आप लिख सकते हैं 4 + 1, या कुछ और भी लिख सकते हो, 2 + 3 लिख सकते हैं, जैसी मर्जी है आपकी लिख सकते हैं। मैंने 2 पार्ट्स में ही ब्रेक करा है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने केवल एक रो को करा, किसको करा है, R1 को करा है। अब इससे मैंने 2 डिटर्मिनेंट्स बनाए, एक तो इसके पहले एलिमेंट्स ले लीजिए, या 1 या -2 या 3, पहले एलिमेंट्स ले लिए, बाकी दोनों सेम लिखे रहे, 6 0 4 1 5 - 7, ये दोनों सेम लिखे रहे। प्लस लगा के मैंने जो बाद वाले एलिमेंट्स है उससे R1 बनाया, 1 - 1 2 1 - 1 2, ये हो गया 6, बाकी तो सेम रहे, 6 0 4 1 5 7। अब ये पहले थी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट, अब हो गई हमारे पास उसको ब्रेक करके 2 डिटर्मिनेंट हमने बना ली। अब इंडिविजुअल दोनों को हमने एक्सपेंड करा, जैसे एक्सपेंड ऊपर करते आए हैं वैसे ही हमने इंडिविजुअल एक्सपेंड कर लिया। आप इसे चाहे तो रफ में एक्सपेंड करके देख सकते हैं, मैंने इसको कर दिया, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं और सॉल्व देखते हैं। ये मैंने सॉल्व किया, यह आया -22 और -6, क्लियर हो रहा होगा। अब आ गया, यह आया -22 -6, ये टोटल हो गया -28। क्या हो गया, -28। पहले भी कितना था, -28, अब भी कितना आया, -28। आप इसे 3 पार्ट्स में भी ब्रेक कर देते तो भी आंसर इसका क्या आता, -28 ही आता। तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर लें किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस इज अ मैजिक, क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी है 6, इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम। ये वही प्रॉपर्टी है जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी थी, वही है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया है और हम कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई जीरो बनाना चाहते हैं, आगे आप सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट्स में आप क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जीरो ही बनाने की कोशिश करेंगे। जितने जीरो आप बना लेंगे आगे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस उतने ही इजी हो जाएंगे। तो जीरो बनाने के काम में आएगा। तो मैंने यही आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे
मुझे जीरो बनाना है, जहाँ इजीली जीरो बन सकता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। ये वही है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली। कैसे कि मुझे R2 में इस पोजीशन पे जीरो बनाना है। तो पहले तो जीरो कैसे बनेगा, आप कहोगे कि या तो इसको R2 में से 6 R3 लेस कर दो, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो बन जाएगा यहाँ पर, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से लेस कर दो, यानी R2 को चेंज करना है तो R2 माइनस 3R1 लिख दो। तो मैंने वही करा है, यही वाला लिया है। R2 टेंस टू, R2 को ऐसे लिख सकते हैं कि R2 में से माइनस 3R1 कर दो, यानी R1 के एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन कर दो। कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 9 और ये 5। ये ऊपर के साइन बाद में लगाते हैं जब एक्सपेंड करते हैं, उससे पहले इसका कोई रूल नहीं है। तो ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो देखिए अब ये 6 है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 बन गया। तो 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, इसको 3 से मल्टीप्लाई फिर इसको करिए, 3 3 जा 9, जीरो माइनस माइनस 9, जीरो माइनस माइनस 9 प्लस 9 हो गया। चेंज किस में होगा, R2 में। कौन चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान कर लो। जो इस साइड में आएगा वो अनचेंज रहेगा, चेंज केवल यही होगा। ये और ये दोनों हमेशा सेम लिखे जाएंगे, कोई भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले भी बताया है, ठीक है। अब आया इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 15, तो 4 माइनस 15 माइनस 11, तो ये माइनस 11। बाकी इसके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं थी तो हमने एज इट इज़ लिख दिया 1 5 माइनस 7। इसमें भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी रूल है। तो आप ऐसे ऑपरेशन एक एक करके लगाएं, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आपको खुद ही लगाने आ जाएंगे कि दो ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। आगे के क्वेश्चन में कभी बताएंगे भी, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप इसको सिंगली यूज़ करिए। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, 2 को हाइड कर लीजिए, 9 इंटू 7 माइनस 63, माइनस साइन एक अपना लगाइए, 11 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 11 माइनस 55, और एक माइनस पहले से आएगा तो प्लस 55। ऐसे इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद फिर क्या आंसर आया, माइनस 28। ये तो वही आ गया ऊपर वाला, देखो ये माइनस 28 और नीचे माइनस 28। अब ये ऐसा ऑपरेशन आप कितनी बार भी लगा लीजिए, चाहे रो में लगा लीजिए चाहे कॉलम में लगा लीजिए, हमेशा आंसर वही रहेगा जो पहले है। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ठीक है, तो आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट हमने एक्सपेंड करने के बाद। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं डिटरमिनेंट में, कि जैसे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि केवल हम रो ऑपरेशन ले रहे हैं तो रो यूज़ करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन ले रहे हैं तो कॉलम यूज़ करेंगे। यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इसमें ऑपरेशन रो में लगा दिया तो नेक्स्ट ऑपरेशन हो सकता है कॉलम में लगा दें, फिर हम कॉलम लगा लें 2 बार, फिर नेक्स्ट में रो लगा लें, जिसकी जैसी ज़रूरत हो। रो वाइज भी लगा सकते हैं, कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रो के ऑपरेशन रो में लगेंगे और कॉलम के ऑपरेशन कॉलम में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम को आप एक साथ लगा दें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यूज़ दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन मोर टाइम्स, मैंने लिख दिया है। सिमिलरली इन कॉलम, ऐसे ही हम कॉलम के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आप यहाँ 0 बनाना चाहे कॉलम का यूज़ करिए, तब भी आंसर आपका माइनस 28 ही रहेगा। एक और आपकी प्रॉपर्टी है 5th, ये कहते हैं कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम आर 0, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। आप सॉल्व करने की कोशिश ना करें, बेकार टाइम वेस्ट होगा।
अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए C1 में सारे एलिमेंट्स के ज़ीरो हैं, एक एग्जाम्पल लिया है। C1 के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो आपका इसका भी अगर आप एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो भी जीरो आएगा, और आगे आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जीरो लिख दीजिए कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन अ पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम, then the determinant value is also 0. Clear? Here all elements of C1 are 0, so not need to expand, that is determinant value is equal to 0. Use directly, आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन कुछ आएंगे कि विदाउट एक्सपेंड किए हम इसको कैसे सॉल्व करें। एनसीईआरटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिस्ट्रिक्शन है कुछ क्वेश्चंस में, फर्स्ट टू 5, तो वहाँ पर हम इन्हीं का यूज़ करेंगे, या तो हम आइडेंटिकल बनाएंगे या हम सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में जीरो कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे, अब आ गई आपकी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.2। अब इनमें क्या होगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ होगा, लिख के भी आएगा एग्जाम में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। अब तक तो हमने डिजिट्स वगैरह लिए थे, एल्जेब्रिक फॉर्म में इसके क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व करना बड़ा टफ होता है, आंसर नहीं आते, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन को ईजी बनाते हैं। तो इसका रोल यही है। तो देखिए लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 प्रूव डेट। मुझे 2 क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये 3 वाला 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और 5 वाला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में कभी आगे पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहले मैंने 3 को, अब हमें क्या करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर कि हम छुपा के हॉरिजेंटल वर्टिकल करके यहाँ पर एक्सपेंड करते, तो वो नहीं करना है, हमें बिना एक्सपेंड के ही आंसर लाना है 0। तो क्या करें हमने, ये हमारा क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, अब कैसे सॉल्व करें। हमने क्या करा, 2 यानी C1 को एज इट इज़ रखा, C2 को एज इट इज़ रखा, C3 को थोड़ा सा कैलकुलेट किया, इसको लिखा 9 × 7, 9 × 7 कितना होता है 63, और इसमें +2 जोड़ दिया तो ये 65 है, यानी ये 65 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सेट है, क्यों लिखा है आगे थोड़ा सा वेट करिए, पता लग जाएगा। फिर हमने क्या करा, 75 है, 75 को ऐसे कोशिश की, 9 × 8 कितना हो गया 72, +3 कर दिया 75 हो गया। यहाँ 86 है तो 9 × 9 +5 कर दिया, ये भी 86 हो गया। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया है आप उसी तरीके से कर सकते हैं, या किसी और तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारे 9 मिल गए, और प्लस लगने से मैंने इसको डिटर्मिनेंट्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। आपको पीछे मैंने ब्रेकिंग बताई थी, ये C3 को मैंने ब्रेक कराया, तो इतना पार्ट एक डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगा और इतना वाला पार्ट दूसरे डिटर्मिनेंट में चला जाएगा। तो देखिए 2 3 5 अपनी जगह, 7 8 9 यहाँ आ गया, और 9 × 7 9 × 8 9 × 9 ये, और ये दूसरी डिटर्मिनेंट बन गई। तो ये 2 डिटर्मिनेंट में ये ऊपर वाली डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गई। अब क्या करें, मैंने कहा था कि हमारे पास कोई भी फैक्टर मिल रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो टेक इन 9 इज़ कॉमन फ्रॉम C3, 9 कॉमन कर लें C3 से, हमने यहाँ पर इसको कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिया तो क्या होगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5, ये सेपरेट है। गौर से देखिए कि C2 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल, 7 यहाँ 7 यहाँ, 8 यहाँ 8 यहाँ, 9 यहाँ 9 यहाँ, हो गए आइडेंटिकल। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो क्या होगा, 9 × 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है उस कंडीशन में 0, हमें कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड पे आ जाइए, यहाँ पर देखिए 2 3 5 C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 क्या आ गया 0, क्या हो गई राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्लियर। ऐसे ही बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप इनको करिए। अब आता है कि हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अक्सर बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन कि b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी, p प्लस क्यू, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। देखिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। NCERT 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लिया। अब हमें इससे ये प्रूव करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, यानी ये इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आया विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखिए इसमें हम दोनों ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, चाहे रो लगाओ या कॉलम लगाओ, कैसे भी लगाइए। अब देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में R2 प्लस R3 जोड़ दिए। मैंने यहाँ ब्रैकेट से लगा दिया कि चेंज किस में होगा, R1 में। कौन चेंज नहीं होगा, R2 और R3 चेंज नहीं होंगे। क्लियर। अब मैंने यही ऑपरेशन को लगाया, आप पूछेंगे C1 में C2 में क्यों नहीं लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर BC CA AB ABC टाइप के 3 वेरिएबल हैं, यहाँ PQR के ही 3 वेरिएबल हैं, यहाँ XYZ के ही 3 वेरिएबल हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐड करते तो ये वेरिएबल बढ़ जाते हैं और ऐड भी सही से नहीं होते और ज़्यादा वेरिएबल आ जाते, तो टिपिकल हो जाता। तो क्या हुआ, तो B प्लस B 2B 2A प्लस 2C, तो इनको हमने ऐड कर लिया, 2A प्लस 2B प्लस 2C। सिमिलरली 2A प्लस 2Q प्लस 2R 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। क्लियर। तो देखिए ये हो गया 2A 2B 2C 2P 2Q 2R 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, और बाकी ये दोनों एज इट इज़ रहे। तो देखिए फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लेकर 2 को बाहर निकाल लिया है, 2 को बाहर निकाल लिया है। अब ये फॉर्म आ गई A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, ये C है, ये दोनों ये एज इट इज़ रहे हैं, अभी इनको हमने टच नहीं किया है। अब क्या करें, यहाँ पर A प्लस B प्लस C आ गया, तो नेक्स्ट में मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यानी R2 में C प्लस A है, इसमें से लेस हो जाएंगे आसानी से, R प्लस P भी आसानी से लेस हो जाएगा, Z प्लस X भी आसानी से लेस हो जाएंगे। तो हमने ये ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए दिस इज B, क्योंकि ये दोनों कैंसिल है, C निकल जाएगा यहाँ से और A निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ से R और P निकल गया, R हट गया और P हट गया, तो यहाँ से Q बच गया, ऐसे यहाँ से Y बच गया। ये दोनों एज इट इज़ रहे। क्लियर। अब 2 बाहर आ गया। अब हमारे पास एक ऑपरेशन लगाया R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में से R1 हटा दिया, R1 हटा दिया, तो R3 क्या है हमारे पास, ये था A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। इसमें से क्या लेस करना है, ऊपर वाला B चला जाएगा तो A बचेगा, Q चला जाएगा तो P बचेगा, Y चला जाएगा तो X बचेगा, तो यही बचे A P X बच गया। क्लियर। अभी भी ये जो हमें नीड है वो नहीं आई है, आगे हमें और ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखिए आगे हमने क्या ऑपरेशन लगाए हैं, तो देखिए ये देखिए ये है 2BQY, मैंने फिर से लिख दिया है क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X APX, ये आ गया हमारा 2BQ। अब एक ऑपरेशन लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब R2 डबल है, देखिए इसमें से R3 को लेस कर देते हैं, तो A चला जाएगा, इधर P चला जाएगा, इधर X चला जाएगा, तो क्या बचा, PQY CRZ APX। अब क्या है, ये 2 टर्म से सिंगल टर्म में तो आ गए, इट इज़ कन्वर्ट टू डबल टर्म, यानी बाइनोमियल कन्वर्ट टू मोनोमियल। क्लियर। तो ये हो गया, लेकिन हमारे पास जो आंसर है उस फॉर्म में अभी भी नहीं है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो अभी नहीं आया है, कुछ रीअरेंजिंग अभी भी नहीं है। तो जो हमें प्रूव करना था वो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाए। हमें प्रूव तो ये करना था, ऊपर क्या है APX BQY CRZ, और हमारे पास आ क्या रहा है
बी क्यू वाई सी आर जेड और ए पी एक्स, बस रीअरेंजिंग करना है। तो हमने कैसे रीअरेंजिंग करी है इसकी, तो रीअरेंजिंग आप देखिए R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। हमें ए पी एक्स ऊपर चाहिए तो हम इसको ऊपर ले आए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ए पी एक्स तो ऊपर पहुंच गया और सी आर जेड अपनी जगह रहा और बी क्यू वाई ऊपर से नीचे आ गया। बी क्यू वाई यहाँ था और यहाँ आ गया, क्लियर। लेकिन क्या होता है जब दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता और जो मैंने यहाँ लगा दिया एक माइनस साइन आ गया। पहले यहाँ पर था 2 प्लस का था, लेकिन एक बार इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन आ जाता तो ये माइनस साइन आ गया। अब क्या है, ऊपर ए पी एक्स तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पर ए पी एक्स तो मिल गया, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, बी क्यू वाई बीच में आना चाहिए और सी आर जेड ये लास्ट में है। तो हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दें R2 और R3 को। तो R2 और R3 को चेंज करा तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस ये था तो इससे मिला, एक माइनस इससे मिलेगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, ए पी एक्स पी क्यू वाई सी आर जेड, यही प्रूव करना था। गौर से देखो, यही प्रूव करना था। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर, लगना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी परफेक्ट बनोगे। क्लियर, तो पेशेंस रखिए और बिल्कुल अपने उसमें लग जाइए, आपको समझ आएगा और सक्सेस भी मिलेगी। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। अच्छा है क्वेश्चन, तो मैंने कहा सॉल्व कर देता हूँ, आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा। देखिए अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और शो डैट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड हमें दिखाना है, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें डिटर्मिनेंट्स में जीरो कितने मैक्सिमम बना लेंगे, हमारी कैलकुलेशन उतनी ईजी हो जाएगी। जीरो हमें कैसे मिले, मैक्सिमम जीरो, मिनिमम 2 जीरो तो हमें बनाना ही बनाना है, लेकिन उससे ज़्यादा बन जाएंगे तो और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ देखो जीरो बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है कि इसमें से ये माइनस कर दे या इसमें से ये माइनस कर दे, तो यहाँ एक जीरो मिल जाएगा। और फिर दूसरे ऑपरेशन में इसको यहाँ से माइनस कर दो या इसको यहाँ से माइनस कर दो, दूसरा जीरो मिल जाएगा। जैसे ही 2 जीरो मिल जाए हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंड ना कर रहे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड इसे कर लोगे तो ये नहीं ला पाओगे। आ तो सकता है, इतनी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी कि ये फॉर्म नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगी, ये नहीं बना पाओगे। ये तभी बनाओगे जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे, और ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज़ करके ही सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंड कर दोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आंसर भी नहीं आएगा। डिजिट वगैरह में तो आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी से आप करेंगे अलजेब्रिक जो क्वेश्चंस हैं अलजेब्रिक फॉर्म वाले, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे अगर आपने जीरो बनाया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे जीरो मिलेगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C2 में से C1 घटा दो, तो ये इसमें से ही जाएगा तो जीरो होगा, जीरो मिल जाए, बाकी इसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ जीरो, ये कौन चेंज नहीं होगा, C1 चेंज नहीं होगा, 1 A क्यूब है, C2 ये जीरो हो गया तो ये B माइनस ए हो गया, ये B क्यूब माइनस A क्यूब हो गया, C3 एज इट इज़ रहा, एक जीरो मिल गया। अब C3 में से फिर C1 घटा दिया, C3 में से C1 घटा दिया, तो ये हो गया आपका, ये C1 एज इट इज़ रहा, C2 एज इट इज़ रहा, ये चेंज हो गया 0 C माइनस ए C क्यूब माइनस A क्यूब, क्लियर, C क्यूब माइनस A क्यूब। ये दोनों ऑपरेशन एक साथ भी लगाए जा सकते थे, ठीक है। बस ऑपरेशन में ये ध्यान रखिएगा जो इधर लगा है वो इधर ही आना चाहिए, तो आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि जो इस साइड में है लास्ट में वो दोनों जगह लास्ट में होना चाहिए, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अलग अलग ही लगाए हैं आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये देखिए ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ बी क्यूब माइनस A क्यूब का फार्मूला या C क्यूब माइनस A क्यूब का फार्मूला मैं लगा देता हूँ। देखिए
1 0 0 2 जीरो तो मिल गए, ये हो गया b माइनस ए, ये c माइनस ए, और बी क्यू माइनस ए क्यू का फार्मूला होता है b माइनस ए, ये कट है b माइनस ए, और इसके आगे मैंने यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इस पूरी C2 से b माइनस ए कॉमन आ गया, एक फैक्टर है b माइनस ए कॉमन आ गया। यहाँ C3 से क्या आ गया, c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम कॉमन ले लें, तो वही तो लिखा है टेकिंग b माइनस ए फ्रॉम C2 और c माइनस ए फ्रॉम C3 एज कॉमन। हमने इसमें से b माइनस ए और इसमें से c माइनस ए कॉमन लिया। जीरो से तो कॉमन आ ही जाते हैं, जीरो में से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे कॉमन हो गए। कॉमन करने के बाद हमें क्या मिला, देखिए भाई कॉमन करने के बाद क्या मिला, b माइनस ए c माइनस ए 1 0 0 a 1 1 a क्यूब, ये रिमेनिंग b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब हमने इसको एक्सपेंड करा किसके, R1 के अकॉर्डिंग। आप एक्सपेंड करने के लिए मैंने कहा तो हम जनरली हमें R1 के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आप ये थिंकिंग कर लीजिए कि जिस लाइन में, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं R1 से करना, आप किसी से करिए। यहाँ पर देखिए R1 में ही 2 जीरो है, तो हम एक्सपेंड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको करेंगे, बस बाकी दोनों जीरो हैं। तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा। तो क्या हो गया, हमने इसको एक्सपेंड करा, b माइनस ए सी माइनस ए ये ऑलरेडी बाहर थे, 1 हमने लगाया, हाइड करा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये और ये माइनस हो गया, इसको सॉल्व किया कैंसिल आउट हो गया, और ये बना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी। इसको हमने लिख लिया सी माइनस ए सी प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से, प्लस ए सी माइनस बी फिर कॉमन ले लिया हमने, अंदर आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हमारा अभी भी आंसर नहीं आया, हमें चाहिए था ए माइनस बी, तो मिला बी माइनस ए, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ए माइनस बी लिख लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के ए माइनस बी लिख लीजिए। अब b के बाद b माइनस सी साइक्लिक फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, तो b हमने इसको तो a माइनस बी बना लिया क्योंकि माइनस बाहर लगा के। अब आना चाहिए b माइनस सी, लेकिन हमारे पास क्या था c माइनस बी, यहाँ से भी एक माइनस बाहर निकाल के इसको भी b माइनस सी बना लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। c माइनस में अपना ठीक तरीके से लिखा हुआ है, तो c माइनस से लिख दिया, बचा हुआ है लिख दिया, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही राइट हैंड साइड हमें लानी थी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। प्रूव, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, फटाफट इसको भी देख लीजिए। 11 का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, जल्दी देखिए, काफ़ी कुछ कवर हो गया है, मैंने काफ़ी आपको कवर कर दिया है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है। तो देखिए 11 का ए माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमने क्या करा, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने क्या करा, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया। देखिए क्योंकि सब ए बी सी में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो R1 टेंस टू, इसको फिर ऐसे कर लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, कौन चेंज नहीं होगा, R2 R3 चेंज नहीं होंगे, केवल R1 चेंज होगा। इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों एज इट इज़ रहे। अब ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन कर लिया, कहाँ से, R1 से कर सकते हैं कॉमन। देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये मिला और हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद हमारे पास जो है इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया हमारा 1 1 1। जैसे ही 1 मिल जाए तो समझो आपको 0 मिलना आसान हो गए। फिर आप लगा दीजिए a प्लस बी प्लस सी, बाहर कॉमन आ गया, C2 माइनस C1 कर लीजिए, C2 माइनस C1 कर लीजिए, तो एक 0 मिल जाएगा। तो दोबारा में क्या लगा दीजिए, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 लगा दीजिए, तो दूसरा 0 मिल जाएगा।
और उसके बाद आप उसी R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए। पुराने जैसे क्वेश्चन की तरह बन गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी। अब देखिए हमारे पास 2 बार ऑपरेशन लगाने पर a प्लस बी प्लस सी, हमें C2 से कॉमन मिल रहा है, ये C2 है। देखो 0 में से तो कॉमन निकल ही आता है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी एक बाहर आया, एक ऑलरेडी बाहर था, स्क्वायर बना, और एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ मिला। तो पहले स्क्वायर था, देखिए इसमें हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये a प्लस बी प्लस सी एक कॉमन में था, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। तीनों जब बाहर आएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने इसको फिर एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद ये 1, ये तो दोनों 0 हो गए, ये हो गया 1, तो 1 ये एक्सपेंड करने के बाद आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।